दोस्तों आप में से ना बहुत सारे लोग होंगे जिनको ना बैंक में जाने से डर लगता है। अगर आपको लगता है तो 2 मिनट रुकिए और ये वीडियो पूरा देखिएगा। बैंक में जाने से अगर आपको डर लगता है तो वो डर इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक आप बैंकिंग की प्रक्रिया से अनजान थे। आपको ये नहीं पता था कि बैंक में जाके किससे क्या बात करनी है। अगर मुझे बैंक में पैसा जमा करना है तो मैं कैसे जाके पैसा जमा कर सकता हूं, या फिर मुझे अगर कोई चेक डिपॉजिट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। तो दोस्तों अगर आप भी उन सभी लोगों में से हैं तो जरा सा 5 मिनट स्पेयर करिए, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे कॉमन बैंकिंग टर्म्स हैं जो उनको क्लियर कर दूंगा और आपको ना आगे से चल के बैंक में जाने से घबराहट नहीं होगी। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बैंकिंग से तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां मैं ना बैंकिंग से रिलेटेड जो कुछ टर्म्स होते हैं उनको आज मैं क्लैरिफाई करूंगा और बैंक से रिलेटेड ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो कि शायद अभी तक आपको नहीं पता होगी। तो दोस्तों चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, जहां मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज बैंक। मींस आप जो बैंक समझते थे तो आज तक बैंक है क्या और बैंक का काम क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का है उसने सिंपल से बताया हुआ है कि बैंक वो होती है जो कि हमारा और आपका पैसा लेती है, उस पैसे पे हमको और आपको थोड़ा सा ब्याज देती है और वही पैसा जिन लोगों को लोन्स में रिक्वायरमेंट होता है वो पैसा उनको एज अ लोन दे देती है, उनसे इंटरेस्ट वसूलती है। उनसे जो लिया हुआ इंटरेस्ट है और हमको जो दिया हुआ इंटरेस्ट है उसके बीच में जो पैसा बचता है वो बैंक की कमाई होती है। और इसी के साथ साथ बैंक कुछ और फंक्शंस भी करती है, जैसे कि आपका ना जेवर सेफ रखती है या आपको चेक बनाने की फैसिलिटी देती है। तो मोटा मोटा अगर आप समझे लेमैन की डेफिनेशन में तो यही बैंक का काम है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो ये काम करता है उसको हम लोग बैंक बोल सकते हैं। बट आपको पता होगा कि इंडिया में अगर आपको बैंक चलानी है तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर कोई नॉर्मल आदमी बैंक खोल के नहीं बैठता है, उसके लिए आपको एक अमाउंट कैपिटल का डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये जो पूरी डेफिनेशन होती है ये बताई गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। तो बैंक क्या हो गई, जिन्होंने पैसा आपसे लिया और जिनको रिक्वायर्ड था उनको दिया, दोनों से ही इंटरेस्ट किया। जिससे लिया है उसको इंटरेस्ट दे देती है और जिसने पैसा बैंक से उधार लिया है वो उसको इंटरेस्ट देता है। बीच का जो अमाउंट होता है वो बैंक की इनकम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था मैं आपका ना बैंक से रिलेटेड डर क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर आपको बैंक में कुछ ऐसे कॉमन टर्म्स होंगे जो आपने जरूर सुने होंगे तो सबसे पहले उनको क्लियर करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपने सुना होगा एटीएम। एटीएम आप सभी के पास होगा, आप यूज भी करते होंगे, बट बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे तो नॉर्मली लोग क्या बताते हैं, एटीएम में क्या हो गया, एनी टाइम मनी। सिंपल से लगा ना आपको, बट एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब टेलर कौन होता है, बैंक में जो भी आपको काउंटर पे दिखा हुआ मिलता है जिसको हम लोग कैशियर बोलते हैं, तो उनको लीगल लैंग्वेज में उनको हम लोग टेलर बोलते हैं। तो अगर आप बैंक में जाकर पैसा निकालते हैं तो आप चेक देते हैं या पेन स्लिप देते हैं डिपॉजिट करने के लिए, तो जो टेलर होता है वो आपको पैसा निकाल के डिपॉजिट करवा देता है। वही काम ऑटोमेटेड फॉर्म में आपकी एटीएम मशीन बोलती है, इसके लिए हमको उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन पेमेंट ट्रांसफर के तरीके, जिसमें से होता है आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस। ये सभी आपने सुने होंगे। तो आरटीजीएस में क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके जो 2 लाख रुपए से ऊपर के अमाउंट होते हैं वो आप आरटीजीएस करते हैं। यहाँ पे पेमेंट डायरेक्टली, ऐसे आपने यहाँ से ट्रांसफर किया, इमीडिएटली जो आपका रिसीवर अकाउंट होता है उसमें चला जाता है। उसके बाद आता है नेफ्ट। नेफ्ट की कोई लिमिट नहीं होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट नेफ्ट में क्या होता है, ये होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें जब भी आप पैसा भेजते हैं तो अप्रॉक्स 2 से 4 जो है घंटे लगते हैं। 2 से 4 घंटे लगने के बाद वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। नेफ्ट में अमाउंट इमीडिएट ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि ना ये बैचेस में जाता है। मींस सपोज एक लाइन लगी हुई है और लाइन कंप्लीट हो जाती है तो वो सारा अमाउंट एक बार ट्रांसफर हो सकता है। तो हो सकता है कि जब आप नेफ्ट की प्रक्रिया में गए हो और इमीडिएट ट्रांसफर होने वाला हो तो आप नेफ्ट भी करेंगे तो आपका अमाउंट इमीडिएट ट्रांसफर हो जाएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ आईएमपीएस के बारे में। ये होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें क्या होता है कि जैसे भी आपने पेमेंट ट्रांसफर किया आपका पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। बट जो यूटीआर नंबर होता है वो आपका नेफ्ट और आरटीजीएस में जनरेट होता है, आईएमपीएस में यूटीआर नंबर जनरेट नहीं होता है। दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूँ केवाईसी, एसीएच और कोलेटरल के बारे में। केवाईसी आप सभी को पता है, नो योर कस्टमर। बैंक में जब आप जाते हैं तो अपना आधार, पैन या अपने कोई लीगल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। बैंक ये सारे प्रूफ आपसे जरूर लेता है क्योंकि इससे उसको पता चलता है कि आप कहाँ पे रहते हैं और आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है। उसके बाद आता है हमारा एसीएच। यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आप ईएमआईज की रिक्वेस्ट लगाते हैं वो इसके थ्रू आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाती है। तो अगर आपको किसी को पेमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो आप इस तरीके से इसको डेबिट करवा सकते हैं। उसके बाद आपने बैंक में सुना होगा, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कोलेटरल। तो जो कोलेटरल होता है वो ये होता है कि जब भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक आपसे बोलता है कि कोई भी सिक्योरिटी हमारे पास रखिए
जिससे कि अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाएंगे तो वो सिक्योरिटी सेल करके हम आपसे पैसा ले लेंगे। तो जो भी चीज़ आप बैंक में गिरवी रखती है उसको हम लोग बोलते हैं कोलेटरल। चलिए दोस्तों आगे चलते हो, मैं आपको बताऊंगा कि बैंक जो होती है ना वो पैसा कैसे कमाती है। अगर आपने देखा होगा कि बैंक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या किया बैंक ने। सपोज आप गए, आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर दिया, बैंक ने बोला कि मैं आपको 3% ब्याज दूंगा। कोई दूसरा बी पर्सन था, वो आया, उसने बैंक से बोला सर मुझे रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ लोन चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। तो बैंक ने उसको 1 लाख रुपए बोरो के लिए कर दिया, उसको लेंड कर दिया, उससे बोला कि मैं तुमसे ना 8% का ब्याज लूंगा। तो आपको 4% दिया, 8% उससे लिया, बीच का जो 4% बचा ये बैंक की कमाई। सबसे बड़ी कमाई यही हो गई, आपको पता होगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंस की। उसके बाद आपको पता होगा बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी लेती है, जिसमें एटीएम कार्ड इशू करने का चार्जेस हो गया, अगर आपने अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं किया है वो चार्ज हो गया, अगर आपका कोई चेक बाउंस हो गया उसका चार्ज हो गया। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चार्जेस होते हैं जो बैंक आपसे लेती है। आपने देखा होगा अभी एक आरबीआई का सर्कुलर आया था, इसमें बताया गया था कि बहुत ही मोटा अमाउंट मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने की वजह से बैंकों की कमाई होती है। तो ऐसे तमाम चार्जेस होते हैं जो बैंक आपसे लेती है और यही सारा पैसा बना के बैंक की कमाई हो जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सारी वो एक्टिविटीज जो कि आपको लगता है ना बैंक से पैसा लेती है, जमा करती है, लोन बांटती है, यही करती है। बट मॉडर्न एज बैंकिंग में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज आ चुकी है जो कि बैंक करती है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है डीमैट अकाउंट। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आपको ना अकाउंट जीरोधा, अपस्टॉक या ग्रो में ही खोलना पड़ेगा, तो एक बार अपनी बैंक से जाके पता करिएगा। आजकल जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स हैं इनके पास अपना डीमैट अकाउंट्स भी होते हैं, इनके पास अपनी ब्रोकिंग लाइसेंस होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं ये सब ऑलरेडी एक ब्रोकिंग लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं और ये आपका डीमैट अकाउंट भी ओपन करते हैं और शेयर ट्रेडिंग या शेयर इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगली एक्टिविटीज जो बैंक आजकल कर रहे हैं वो होते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का। मगर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर्स का मैं बोलूं तो अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी बैंक आपको बता देगा। अगर आपको कोई इंश्योरेंस बाय करना है और बैंक में जाएंगे तो आपको पता होगा वहां पे एक अलग से डेस्क लगाई जाती है, यहाँ पे एक आदमी बैठा रहता है सिर्फ इंश्योरेंस करने के लिए। तो अगर आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस करना है, कोई ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना है जो कि आगे चल के आपको मिले, अगर आपको कोई प्लान लेना है, पेंशन प्लान या एन्युटी प्लान, तो ये सारे तरीके के प्रोडक्ट्स बैंक आजकल सेल करता है। तो अगर आपको नहीं पता है और आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट लेना है तो डायरेक्टली जाके आप अपनी बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगली सर्विस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होती है हमारी नाइट सेफ सर्विस की। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं या कमर्शियल प्लेस होते हैं जहाँ पे ना कैश कलेक्शन होता है, बट वो कैश कलेक्शन वो लोग घर नहीं ले जा सकते सेफ्टी रीजन की वजह से, और बैंकिंग आज तो बंद हो गए 5-6 बजे, उसके बाद बैंक में भी पैसा नहीं रख सकते। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बैंक एक नाइट सेफ सर्विस का ऑप्शन देती है जहां पे वो की पैसा डिपॉजिट करने की फैसिलिटी देती है। अगर आप बैंक बंद होने के बाद भी वो पैसा जमा करना चाहते हैं तो एक बार अपनी बैंक में जाके जरूर बात करें, बैंक आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। और लास्ट में आप सभी को पता होगा कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही कॉमन हो चुका है। अगर आपको लगता है कि क्रेडिट कार्ड एक लोन है और आप किसी प्राइवेट संस्था से ही वो पा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल हर कोई बैंक अपना क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो भी आप बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं बैंक के बारे में वो सारे ही आपको जरूर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे बात करके अगर आप बैंक से रिलेटेड कोई भी मन में आपके डाउट है तो वो जरूर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आप सभी के पास हर एक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए जिससे आज तक अभी आप वंचित रह गए थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।